नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई कहानी में। मेरे पापा हार्ट अटैक की वजह से अस्पताल के आईसीयू में पड़े थे। डॉक्टर ने कहा था इनका बचना मुश्किल है। मैंने ज़बरदस्ती प्रॉपर्टी के कागजों पर उनका अंगूठा लगवाया और पत्नी को लेकर यूके चला गया। जाते समय पड़ोसी को पैसे देकर कहा जब पापा मर जाएं तो उनका अंतिम संस्कार कर देना। मैं ऑफिस के काम से यूके जा रहा हूँ। कुछ दिन बाद पड़ोसी का फ़ोन आया, तुम्हारे पापा गुजर गए हैं, और मैंने उनका अंतिम संस्कार करवा दिया। मैंने चैन की सांस ली और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गया। कई साल बाद मैं ऑफिस में बैठा था, तभी मेरे नाम एक डाक आई। वो एक सुनहरा डिब्बा था। मैंने उसे खोला तो मेरा दिल टूट गया। ये वक्त रमेश जी के लिए बहुत मुश्किल था। उनका बेटा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ नया घर लेकर शिफ्ट हो गया था। बहू और बेटे के जाने के बाद वो घर में बिल्कुल अकेले रह गए थे। सुबह उठकर खुद चाय बनाते, अखबार पढ़ते और सारा दिन घर के दरवाजे पर बैठकर लोगों को आते जाते देखते रहते। एक दिन उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। सीने में दर्द था और सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। उन्होंने सोचा शायद गैस की वजह से है। घरेलू उपाय किए पर आराम नहीं मिला तो ऑटो करके डॉक्टर के पास चले गए। डॉक्टर ने चेकअप के बाद कहा कुछ टेस्ट कराने होंगे, हो सकता है दिल से जुड़ी कोई समस्या हो। घर आकर रमेश जी ने अपने बेटे सुमित को फ़ोन किया। शाम का समय था, वो जानते थे सुमित ऑफिस से निकल चुका होगा। फ़ोन की घंटी बजती रही पर किसी ने नहीं उठाया। 10 मिनट बाद फिर कोशिश की। इस बार फ़ोन उठ गया। दूसरी तरफ से सुमित की आवाज़ आई। हाल चाल पूछे बिना सीधा बोला, हाँ पापा बोलिए, क्या बात है? मैंने कितनी बार कहा है ऑफिस के समय फ़ोन मत किया करो। रमेश जी का गला सूख गया। धीमी आवाज़ में बोले, बेटा 7 बज रहे हैं, मुझे लगा तुम फ्री हो गए होगे। सुमित बोला, मेरा काम 7 बजे ख़त्म नहीं होता। खैर बताइए क्या काम है? रमेश जी बोले, बेटा आज तबीयत ठीक नहीं थी, डॉक्टर के पास गया था, उन्होंने कुछ टेस्ट बताए हैं, मुझे डर लग रहा है, सोचा तुम्हें बता दूं। सुमित ने गहरी सांस ली जो फ़ोन पर भी सुनाई दी। बोला, पापा आप भी ना छोटी छोटी बात पर घबरा जाते हो। इस उम्र में तबीयत खराब होना नॉर्मल है। टेस्ट करवा कर रिपोर्ट भेज देना। मैं जहां किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह ले लूँगा। मेरे पास अभी बिल्कुल समय नहीं है। अगले महीने मेरा प्रमोशन है और बहुत टारगेट पूरे करने हैं। समझ रहे हो ना? रमेश जी ने बस कहा, हाँ बेटा समझ रहा हूँ। फ़ोन रखने के बाद वो देर तक मोबाइल हाथ में लिए बैठे रहे। उन्हें पैसे नहीं चाहिए थे, उनके पास पेंशन और बचत थी। उन्हें ज़रूरत थी तो बेटे के साथ की। वो चाहते थे कि सुमित बस इतना कह दे, पापा आप चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ। पर सुमित के लिए उनका दर्द सिर्फ एक मेडिकल समस्या थी जिसे पैसों से सुलझाया जा सकता था। उसी रात सुमित ने दोस्तों के साथ बड़ी पार्टी की। उसे एक बड़ी डील मिली थी। पार्टी में हज़ारों रुपये उड़ा दिए। उधर रमेश जी बिस्तर पर लेटे रो रहे थे। सोच रहे थे क्या मैंने इसे ज़्यादा प्यार देकर बिगाड़ दिया। अगले कुछ दिन बहुत भारी गुजरे। उन्होंने सारे टेस्ट कराए। रिपोर्ट में आया दिल की नसों में ब्लॉकेज है और जल्दी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। ये सुनकर वो और अकेले हो गए। रिपोर्ट की फ़ोटो खींचकर सुमित को व्हाट्सएप कर दी। 2 दिन तक कोई जवाब नहीं आया। तीसरे दिन शाम को सुमित का फ़ोन आया। हाँ पापा मैंने रिपोर्ट देखी, ये नॉर्मल है, इस उम्र में ब्लॉकेज आम बात है। मैंने यहाँ एक स्पेशलिस्ट से बात की है, उन्होंने कहा अभी ऑपरेशन ज़रूरी नहीं है, दवाई शुरू कर दो और खाने पीने का ध्यान रखो। मैं कुछ अच्छी दवाइयाँ कोरियर करवा देता हूँ। रमेश जी का दिल बैठ गया। डॉक्टर ने साफ कहा था खतरा है और बेटा उसे आम बात बता रहा था। दबी आवाज़ में बोले, बेटा क्या तुम एक बार नहीं आ सकते? मुझे डर लग रहा है, अगर कुछ हो गया तो यहाँ संभालने वाला भी कोई नहीं है। सुमित चिढ़कर बोला। आप फिर इमोशनल बातें करने लगे। पापा मैंने कहा ना प्रमोशन आने वाला है, इस समय छुट्टी ली तो करियर खतरे में पड़ जाएगा। प्रिया भी बिजी है और आरव के स्कूल चल रहे हैं।
आप पड़ोस वाले शर्मा चाचा से कहकर किसी की मदद ले लीजिए, पैसे मैं भेज दूंगा। बच्चों जैसी जिद मत कीजिए। इतना कहकर फ़ोन काट दिया। उस दिन रमेश जी को समझ आ गया कि उनका बेटा अब उनका नहीं रहा। वो एक मशीन बन चुका है जिसमें एहसास नाम की कोई चीज़ नहीं बची। उस दिन उन्होंने रोना बंद कर दिया और ठान लिया अब सुमित से कोई उम्मीद नहीं रखेंगे। उधर जयपुर में सुमित अपनी कामयाबी के नशे में था। उसे लग रहा था उसने दुनिया जीत ली है। वो परिवार के साथ यूके ट्रिप प्लान कर रहा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस बाप को उसने पुराने घर में तड़पने के लिए छोड़ दिया है उसके आंसुओं का हिसाब शुरू हो चुका है। उधर रमेश जी ने अपनी दिनचर्या बदल दी। अब ज़्यादा समय मंदिर में बिताने लगे। वहाँ का सुकून उन्हें घर के सन्नाटे से बेहतर लगता था। हाथ में माला लिए भगवान का नाम जपते। एक दिन मंदिर की सीढ़ियों पर उन्हें चक्कर आ गया। पास खड़े एक लड़के ने संभाला। वो और कोई नहीं उनका पुराना शिष्य रोहन था। इस कस्बे में उसकी छोटी सी दुकान थी। उसने तुरंत पानी पिलाया और पूछा, गुरुजी आप ठीक तो हैं? रमेश जी ने कमज़ोर आंखों से देखा। हाँ बेटा, बस कमजोरी है। रोहन ने जिद करके उन्हें ऑटो में बिठाया और घर तक छोड़ा। घर की हालत और अकेलापन देखकर उसका दिल भर आया। पूछा, सुमित भैया नहीं आए क्या आपकी देखभाल के लिए? रमेश जी ने नज़रें झुका ली। वो बहुत बिजी है बेटा। रोहन समझ गया। कुछ नहीं कहा पर उस दिन से उसने नियम बना लिया, रोज सुबह शाम गुरुजी का हाल चाल लेने आएगा। उसकी निस्वार्थ सेवा रमेश जी के जख्मों पर मरहम बन रही थी। उधर सुमित यूके ट्रिप की पैकिंग में लगा था। उसने पापा को बताना भी जरूरी नहीं समझा कि वो देश से बाहर जा रहा है। सोचा बता दूंगा तो पापा फिर बीमारी का रोना लेकर बैठ जाएंगे। इस तरह सुमित अपनी खुशियों में मगन होकर बुरे बाप को भगवान भरोसे छोड़कर यूके चला गया। पर उसे नहीं पता था कि ये यूके उसकी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक मोड़ बनने वाला है। कर्मों का फल कैसा मिलता है ये उसे जल्द पता चलने वाला था। उधर रोहन रोज सुबह शाम रमेश जी के पास आता। देख रहा था गुरुजी की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ रही है। चेहरा पीला पड़ रहा है। कई बार कहा चलो बड़े डॉक्टर को दिखाते हैं पर रमेश जी हर बार टाल देते। बेटा अब जीने का मन नहीं करता। जब अपना ही खून पराया हो जाए तो इन सांसों का क्या मोल? रोहन समझाता, ऐसा मत सोचिए गुरुजी, भगवान सब देख रहा है। पर रमेश जी की मायूसी अब जीने की इच्छा पर भारी पड़ने लगी थी। अगले दिन शाम को रोहन मिलने आया तो अंदर का नज़ारा देखकर उसके होश उड़ गए क्योंकि रमेश जी जमीन पर गिरे पड़े थे। शरीर पसीने से लथपथ था। रोहन ने तुरंत संभाला। नब्ज बहुत धीमी थी। घबराकर एम्बुलेंस बुलाई और अस्पताल ले गया। रास्ते भर हाथ थामे बोला, गुरुजी आंखें खोलिए, हम पहुंचने वाले हैं, आपको कुछ नहीं होगा। रमेश जी की आंखें खुली थी पर पहचान खो रही थी। बस रोहन को देख रहे थे जैसे बेटे को ढूंढ रहे हों। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर ने तुरंत आईसीयू में भर्ती किया और कहा हार्ट अटैक आया है, तुरंत इलाज शुरू करना होगा। पर पहले फार्म और पैसे जमा करने होंगे। रिसेप्शन वाली नर्स ने पूछा, मरीज के साथ आपका क्या रिश्ता है? रोहन एक पल रुका, फिर फार्म में रिश्ता वाले कॉलम में लिखा बेटा। जेब के सारे पैसे निकाल कर जमा कर दिए जो उसने अगले महीने दुकान के किराए के लिए रखे थे। उधर डॉक्टर ने इलाज शुरू किया। रोहन ने कई बार सुमित को फ़ोन किया, व्हाट्सएप पर मैसेज भी किया, सुमित भैया आपके पापा की तबीयत बहुत ख़राब है, हार्ट अटैक आया है, प्लीज़ तुरंत फ़ोन उठाइए। पर मैसेज पर सिर्फ टिक बना रहा क्योंकि सुमित तो अपनी दुनिया में मस्त था। उसे पता ही नहीं था कि उसका बाप जिंदगी मौत की जंग लड़ रहा है और एक अजनबी लड़का उसका बेटा बनकर खड़ा है। पूरी रात रोहन अस्पताल की बेंच पर बैठा रहा। आंखों में नींद नहीं थी, बस आईसीयू के दरवाजे को देख रहा था। सुबह डॉक्टर बाहर आए और बोले, अभी खतरे से बाहर है पर कम से कम 1 हफ्ता अस्पताल में रहना पड़ेगा। ये सुनकर रोहन ने राहत की सांस ली।
आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अगले 2 दिन तक रमेश जी आईसीयू में ही रहे। जब उन्हें होश आया तो सबसे पहले उन्होंने अपने पास रोहन को पाया। उनकी आंखों में सवाल था। रोहन ने धीरे से कहा, गुरुजी अब आप बिल्कुल ठीक हैं। डॉक्टर ने कहा है कि जल्दी घर चले जाएंगे। रमेश जी ने कमजोर आवाज में पूछा, सुमित आया क्या? रोहन के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। उसने झूठ बोलना ठीक नहीं समझा और सिर झुकाकर कहा, उनका फोन नहीं लग रहा, शायद नेटवर्क में नहीं है। रमेश जी ने आंखें बंद कर ली। बंद आंखों के कोने से एक आंसू निकला और कान के पास जाकर सूख गया। इस आंसू में जो दर्द था वो शायद इस हार्ट अटैक के दर्द से भी ज़्यादा गहरा था। करीब 10 दिन बाद सुमित और प्रिया यूके से वापस लौटे। एयरपोर्ट पर उतरते ही सुमित ने फ़ोन ऑन किया। जैसे ही फ़ोन नेटवर्क में आया तो मिस्ड कॉल्स का ढेर लग गया। सुमित ने झुंझलाते हुए फ़ोन देखा। रोहन के 50 से ज़्यादा मिस्ड कॉल्स थे और दर्जनों मैसेज पड़े थे। उसने सोचा जरूर पापा ने फिर कोई ड्रामा शुरू किया होगा। उसने लापरवाही से व्हाट्सएप खोला और रोहन का भेजा हुआ वॉइस नोट सुना। सुमित भैया, आपके पापा को हार्ट अटैक आया है, वो अस्पताल में हैं। ये सुनते ही सुमित के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। एक पल के लिए उसे लगा उसने गलत सुना है, लेकिन बाकी मैसेज पढ़कर उसे हालत की गंभीरता समझ आई। पर हैरानी की बात यह थी कि उसके मन में दुख से ज़्यादा गुस्सा आया। गुस्सा इस बात का कि उसकी इतनी शानदार यूके ट्रिप का अंत ऐसी बुरी खबर से हुआ। उसने प्रिया को बताया पापा अस्पताल में हैं, तो प्रिया ने मुंह बनाते हुए कहा, अरे अब हमें आगरा जाना पड़ेगा, अभी तो हम थके हुए आए हैं, कल ऑफिस भी ज्वाइन करना है। सुमित बोला, जाना तो पड़ेगा वरना रिश्तेदार बातें बनाएंगे, समाज में नाक कट जाएगी। सुमित ने उसी समय आगरा के लिए कैब बुक की। अस्पताल पहुंचा। जब सुमित आईसीयू में गया तो देखा उसके पापा बिस्तर पर लेटे हैं और रोहन पास बैठकर उन्हें सेब खिला रहा है। ये नज़ारा देखकर सुमित को अजीब सी जलन हुई। उसे लगा ये बाहरी लड़का पापा के इतने करीब क्यों है। उसने रोहन को रूखी नज़र से देखा, जैसे कह रहा हो अब मैं आ गया हूँ, तुम जा सकते हो। रोहन ने सुमित को देखकर राहत की सांस ली। खड़े होकर बोला, भैया आप आ गए, डॉक्टर साहब राउंड पर हैं, अभी आएंगे। सुमित ने शुक्रिया कहना तो दूर ठीक से बात भी नहीं की। पापा के पास जाकर बस रस्म के लिए पूछा, अब आप कैसे हैं? रमेश जी ने आंखें खोली और बेटे को देखा। उनकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो पहले होती थी। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप देखते रहे। सुमित को ये खामोशी चुभ गई। सोचा मैं इतनी दूर से आया हूँ और ये बात भी नहीं कर रहे। डॉक्टर से मिलने की बात कहकर वो बाहर निकल गया। बाहर आकर सुमित ने कुछ नोट निकालकर रोहन की तरफ बढ़ाए। ये लो तुम्हारे आने जाने का खर्चा और जो भी तुमने किया उसके लिए। रोहन ने पैसों को देखा और हाथ जोड़कर कहा, भैया मैंने ये सब पैसों के लिए नहीं किया था। गुरुजी मेरे गुरु भी हैं और बाप की तरह भी। इनका कर्ज मैं पैसों से नहीं चुका सकता। आप ये पैसे रखिए और इनका ख्याल रखिए। इतना कहकर रोहन वहाँ से चला गया। सुमित हाथ में नोट लिए खड़ा रह गया। उसे पहली बार लगा कि उसका पैसा हर जगह नहीं चलता। उसने डॉक्टर से बात की और तय किया कि जैसे ही पापा डिस्चार्ज होंगे घर छोड़कर जयपुर लौट जाएगा। उसे लगा उसने जिम्मेदारी निभा दी। वो आ गया और बिल भर दिया। उसके हिसाब से यही सेवा थी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर राउंड पर आए। सुमित तुरंत खड़ा हो गया और बोला, डॉक्टर साहब हम इन्हें डिस्चार्ज करवा सकते हैं? मुझे जयपुर वापस जाना है, वहाँ जरूरी मीटिंग है, ज़्यादा दिन नहीं रुक सकता। डॉक्टर ने चश्मे के ऊपर से सुमित को देखा। आंखों में अजीब सा भाव था। बोले, मिस्टर सुमित आपके पापा को अभी बहुत आराम और देखभाल की ज़रूरत है। इन्हें हार्ट अटैक आया था। कम से कम 3-4 दिन ऑब्जर्वेशन में रखना बेहतर होगा। लेकिन अगर आप घर पर पूरी मेडिकल सुविधा और 24 घंटे नर्स का इंतजाम कर सकते हैं तो हम घर डिस्चार्ज कर सकते हैं। सुमित के चेहरे पर चमक आ गई।
फौरन बोला, हाँ डॉक्टर साहब, पैसे की कोई फिक्र नहीं है, आप अच्छी नर्स का इंतजाम करवा दीजिए, मैं पेमेंट कर दूंगा, मुझे बस कल तक छुट्टी दे दीजिए। डॉक्टर ने रमेश जी की तरफ देखा जो चुपचाप बेटे की जल्दी देख रहे थे। उनकी आंखों में दुख नहीं था। उन्होंने मान लिया था कि वो बेटे के लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी बन गए हैं जिसे वो जल्दी टालना चाहता है। डॉक्टर ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, कल सुबह डिस्चार्ज कर देंगे, पर याद रखिए इन्हें किसी तरह का तनाव नहीं होना चाहिए। सुमित मुस्कुराकर बोला, अरे डॉक्टर साहब, तनाव कैसा, मैं आ गया हूँ, सब संभाल लूँगा। अगली सुबह रमेश जी को छुट्टी मिल गई। सुमित ने कार मंगवाई ताकि पापा को घर ले जा सके। जब वो अस्पताल से बाहर निकले तो रोहन गेट पर ही खड़ा था, हाथ में फल थे। सुमित ने उसे देखा तो माथे पर लकीरें आ गई। लगा ये लड़का फिर हमदर्दी दिखाने आ गया। रोहन आगे बढ़ा और रमेश जी के पैर छुए। बोला, गुरुजी, अब आप ठीक लग रहे हैं, घर जाकर आराम कीजिए। रमेश जी ने उसके सिर पर हाथ रखा। हाथ कांप रहा था पर उसमें दुआ की ताकत थी। तभी सुमित बोला, ठीक है, अब हम जा रहे हैं, तुम अपना काम देखो, हमें परेशान मत करो। रोहन कुछ नहीं बोला, बस पीछे हट गया। कार जब पुराने मोहल्ले की गलियों में घुसी तो सुमित की नाक सिकुड़ गई। जगह जगह कचरे के ढेर, खुली नालियों की बदबू उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। ड्राइवर से कहा, शीशे बंद कर दो। रमेश जी खिड़की से बाहर देख रहे थे। ये गलियां उनकी अपनी थी, यहाँ की धूल में उनकी जवानी गुजरी थी, पर आज बेटा इन गलियों से नफरत कर रहा था। घर के बाहर कार रुकी। सुमित उतरकर चारों तरफ देखने लगा। घर की हालत देखकर गुस्सा आया। दीवारों का प्लास्टर जड़ रहा था और गेट पर जंग लगा था। घर में घुसते ही अजीब सिलन की बदबू आई। सुमित ने तुरंत रुमाल निकालकर नाक पर रख लिया। प्रिया को फोन लगाया जो होटल में रुकी थी। बोला, प्रिया, तुम अभी मत आना, जहाँ बहुत गंदगी है, मैं पापा को ठीक करके आता हूँ, तुम पैकिंग शुरू करो, हम कल सुबह ही निकलेंगे। रमेश जी धीरे धीरे चलकर अपने कमरे में गए। सब कुछ वैसा ही था जैसा छोड़कर गए थे। बिस्तर पर वही पुरानी चादर और मेज पर रखी पत्नी की तस्वीर। उन्होंने तस्वीर देखी और चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, जैसे तस्वीर कह रही हो, अच्छा हुआ तुम चली गई। सुमित ने तुरंत सफाई वाले को बुलाया और घर साफ करवाया। शहर की एक एजेंसी से बात करके एक केयर गिवर का इंतजाम भी कर दिया जो रात में वही रुकेगा। शाम को सब ठीक होने के बाद सुमित रमेश जी के पास आया, कुर्सी खींचकर बैठा और बोला, देखिए पापा, मैंने सब इंतजाम कर दिया है, ये लड़का 24 घंटे आपके पास रहेगा, खाना बनाने वाली आंटी लगवा दी है, डॉक्टर का नंबर स्पीड डायल पर सेट कर दिया है, और हाँ, मैंने आपके अकाउंट में 1 लाख ट्रांसफ़र कर दिए हैं, कोई इमरजेंसी हो तो इस्तेमाल कर लीजिएगा। रमेश जी ने बेटे की तरफ देखा, पहली बार खामोशी तोड़ी और पूछा, बेटा तुम कल ही जा रहे हो? सुमित ने नज़रें चुराते हुए कहा, हाँ पापा, क्या करूँ, मजबूरी है, ऑफिस में बहुत काम है, अगर नहीं गया तो नौकरी पर बात आ जाएगी, वैसे भी अब आप खतरे से बाहर हैं, यहाँ सारी सुविधा तो है ही। रमेश जी ने गहरी सांस ली, हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो, काम ज़्यादा ज़रूरी है, तुम जाओ, मेरी फिक्र मत करना। सुमित को लगा पापा मान गए, उसे अंदर से राहत मिली। उस रात घर में एक और घटना हुई जिसने रिश्ते की बची हुई डोर भी तोड़ दी। सुमित पापा के कमरे में अलमारी के पास कुछ ढूंढ रहा था। आवाज़ से रमेश जी की नींद खुल गई। पूछा, बेटा क्या ढूंढ रहे हो? सुमित घबरा गया, कुछ नहीं पापा, बस घर के कागज़ देख रहा था। क्या है ना, आपकी तबीयत का भरोसा नहीं है, भगवान ना करे अगर आपको कुछ हो गया तो बाद में कानूनी झंझट होगा, इसीलिए सोच रहा हूँ अगर आप एक वसीयत बनवा देते, जहाँ प्रॉपर्टी के कागज मेरे नाम कर देते तो आसानी होती। मैं आपका इकलौता बेटा हूँ तो सब कुछ मेरा ही है, पर कागजी कार्रवाई पूरी रहे तो अच्छा है। रमेश जी सुनते रह गए, उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। क्या रिश्ते इतने गिर सकते हैं? क्या पैसे की भूख ने इंसानियत को इतना गिरा दिया है?
उन्होंने सुमित को देखा। वही सुमित जिसे उन्होंने सीने से लगाकर सुलाया था। उनका दिल फिर टूट गया। इस बार आवाज नहीं हुई, पर दर्द पहले से ज्यादा गहरा था। बहुत शांत आवाज में बोले, बेटा कागज अलमारी के सबसे ऊपर वाले लॉकर में है, चाबी उसी दराज में रखी है, तुम ले लो, जो तुम्हें ठीक लगे करवा देना, मुझे अब इन चीज़ों से कोई लगाव नहीं है। सुमित खुश होकर बोला, शुक्रिया पापा, आप बहुत प्रैक्टिकल हैं। मैं कल ही वकील से बात करके कागज तैयार करवा लूँगा, आप बस साइन कर दीजिएगा। कागज निकाल कर बैग में रख लिए। उसे लगा उसने बहुत बड़ा काम निपटा लिया। खुश होकर अपने कमरे में सोने चला गया। लेकिन रमेश जी उस रात सो नहीं पाए। पूरी रात छत को घूरते रहे। दिमाग में तूफान चल रहा था। उन्हें समझ आ गया कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। उन्होंने अपने बेटे को सुविधाएं तो दी, लेकिन संस्कार नहीं दे पाए। उन्होंने उसे लड़ना तो सिखाया, लेकिन जड़ों से जुड़ना नहीं सिखाया, और आज उसी का फल उन्हें मिल रहा था। अगली सुबह सुमित तैयार होकर आया तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई जंग जीत कर आया हो। प्रिया भी होटल से सीधी वहीं आ गई थी। वो भी कार में बैठी हॉर्न बजा रही थी। सुमित ने कहा, पापा मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, मैं फ़ोन करता रहूँगा, और हाँ दवाइयाँ समय पर लेते रहिएगा। रमेश जी के मुंह से बस इतना निकला, खुश रहो। सुमित मुड़ा और तेजी से बाहर निकल गया। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कार धूल उड़ाते हुए चली गई। रमेश जी अपनी कुर्सी पर बैठे उसे जाते हुए देखते रहे। जब कार आंखों से ओझल हो गई तो रोहन वहां आया। उसने देखा कि गुरुजी अकेले बैठे हैं। वो उनके पास आया और बोला, गुरुजी क्या वो चले गए? रमेश जी ने कहा, हाँ बेटा वो चले गए, लेकिन अच्छा हुआ चले गए। अब मुझे एक जरूरी काम करना है। रोहन ने पूछा, क्या काम है गुरुजी? तो रमेश जी की आंखों में एक नई चमक थी। उन्होंने कहा, रोहन मुझे वकील के पास ले चलो, मुझे अपनी वसीयत बदलनी है। रोहन हैरान हो गया। उसने कहा, लेकिन गुरुजी अभी तो आप अस्पताल से आए हैं, अभी आराम कीजिए, ये सब बाद में हो जाएगा। रमेश जी ने कहा, नहीं बेटा अब और देर नहीं करनी। जो गलती मैंने इतने सालों तक की है उसे ठीक करने का समय आ गया है। मेरे पास शायद ज़्यादा समय नहीं बचा। मुझे अपने कर्मों का हिसाब बराबर करना है। उस दोपहर रमेश जी ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी गूंज उनके बेटे तक भी पहुंचने वाली थी। उन्होंने शहर के सबसे मशहूर वकील को अपने घर बुलाया। रोहन को समझ नहीं आ रहा था कि गुरुजी क्या करने वाले हैं। शाम को वकील ने जाते समय कहा, आप बेफिक्र रहिए, मैं कल ही सारे कागज तैयार करवा दूंगा और रजिस्टर करवा लूँगा। उसके बाद दुनिया की कोई भी ताकत आपके फैसले को चुनौती नहीं दे सकती। रमेश जी ने हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया। वकील के जाने के बाद रमेश जी के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, ऐसा सुकून जो उन्होंने पिछले कई सालों में महसूस नहीं किया था। उधर जयपुर के रास्ते में सुमित बहुत खुश था। वो प्रिया से कह रहा था, देखा मैंने कहा था ना कि पापा मान जाएंगे, अब ये प्रॉपर्टी भी अपनी हो जाएगी, हम इसे बेचकर एक शॉपिंग मॉल भी बना सकते हैं। प्रिया भी खुश थी। उसने कहा, हाँ ये अच्छा ख्याल है, वैसे भी वहाँ कौन रहने जाएगा, अच्छा हुआ तुमने समय रहते बात कर ली। दोनों पति पत्नी अपनी ही दुनिया में मगन थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनके पापा ने बाजी पलट दी है, जिसे वो एक लाचार और बूढ़ा आदमी समझ रहे थे। उसने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी चाल चल दी थी। अगले कुछ दिनों में रमेश जी की तबीयत में तेज़ी से सुधार आया। शायद जब दिमाग का बोझ हल्का हो जाता है तो शरीर भी साथ देने लगता है। उधर सुमित बहुत खुश था। उसके पास घर के पुराने कागज थे और पापा की जुबानी सहमति भी। उसने अपने दोस्तों और एजेंट से बात भी शुरू कर दी कि कैसे पुरानी हवेली को अच्छी कीमत में बेचा जा सकता है। प्रिया भी खुश थी कि चलो एक बड़ी जिम्मेदारी सिर से उतरी। वो दोनों वीकेंड पर दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे थे और आने वाले पैसों के सपने देख रहे थे। उधर रमेश जी पहले से ज़्यादा शांत और खुश नजर आ रहे थे। उनके चेहरे पर वो फिक्र की लकीरें नहीं थी जो सुमित के आने से पहले हुआ करती थी।
रोहन भी अब उनका पूरा ख्याल रख रहा था। शाम को जब रोहन अपनी दुकान बंद करके आता तो दोनों बरामदे में बैठकर चाय पीते और बातें करते। करीब 1 महीने बाद सुमित के ऑफिस में एक कुरियर आया। सुमित अपने कैबिन में बैठा एक प्रेजेंटेशन तैयार कर रहा था। पियून ने आकर एक पीला लिफाफा उसकी मेज पर रखा तो सुमित ने बिना देखे उसे किनारे रख दिया। उसे लगा कोई नोटिस या क्रेडिट कार्ड का बिल होगा। दोपहर के खाने के बाद जब वो फ्री हुआ तो उसकी नज़र उस लिफाफे पर पड़ी। उस पर भेजने वाले का नाम पढ़कर वो चौंक गया। उस पर लिखा था सब रजिस्टर ऑफिस आगरा। सुमित का माथा ठनका। उसने लिफाफा खोला। अंदर से जो कागज निकला उसे पढ़कर तो सुमित के पैरों तले से जमीन खिसक गई। ये कोई मामूली कागज नहीं था, ये लीगल नोटिस था। इसमें साफ शब्दों में लिखा था कि रमेश जी ने अपनी वसीयत बदल दी है। साथ ये भी लिखा था कि सुमित का अब उस मकान जहाँ किसी भी प्रॉपर्टी पर कोई भी कानूनी हक नहीं है। नोटिस के नीचे रमेश जी के साइन थे और साथ में गवाह के तौर पर रोहन का नाम लिखा था। सुमित को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। उसने कागज को दोबारा पढ़ा। उसे लगा ये कोई मजाक है। उसने फौरन फ़ोन निकाला और अपने वकील को फ़ोन मिलाया। वकील ने नोटिस की कॉपी व्हाट्सएप पर मंगवाई और पढ़कर बताया ये पूरी तरह से असली और कानूनी है। आपके पापा ने अपनी प्रॉपर्टी की नई रजिस्ट्रेशन करवा दी है और पुराने सारे दावे ख़त्म कर दिए हैं। वकील ने ये भी कहा सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत उन्हें ये पूरा हक है और इसे कोर्ट में चैलेंज करना बहुत मुश्किल होगा। सुमित गुस्से में लाल हो गया। उसने फ़ोन काट दिया। मुंह से गाली निकली, इस बुड्ढे ने मेरे साथ खेल खेल दिया और वो भी उस 2 कौड़ी के दुकानदार रोहन के साथ मिलकर। सुमित ने फौरन प्रिया को फ़ोन किया। प्रिया ऑफिस में थी। जब उसने ये बात सुनी तो वो भी सुन रह गई। उसका पहला रिएक्शन था जरूर रोहन ने पापा को बहकाया होगा। बुढ़ापे में दिमाग कमज़ोर हो जाता है और लोग बाबूक होकर ऐसे फैसले ले लेते हैं। उसने कहा हमें अभी आगरा जाना होगा। इससे पहले कि वो घर किसी और के नाम कर दें हमें उन्हें रोकना होगा। सुमित बोला नोटिस के हिसाब से वो पहले ही कर चुके हैं, लेकिन मैं ऐसे हार नहीं मानूंगा। मेरा उस मकान पर पूरा हक है। मैं उस रोहन को छोड़ूंगा नहीं। सुमित ने ऑफिस से इमरजेंसी छुट्टी ली और अपनी गाड़ी निकाली। वो गुस्से में इतना पागल हो रहा था कि उसे ट्रैफिक या सिग्नल का भी होश नहीं था। वो बार बार रमेश जी को फ़ोन मिला रहा था। उसे लग रहा था कि पापा जानबूझकर उसे इग्नोर कर रहे हैं। पूरे रास्ते वो यही सोचता रहा कि कैसे वो रोहन को सबक सिखाएगा और अपने पापा से ज़बरदस्ती कागजों पर साइन करवाएगा। उसे अपने पैसे और ताकत पर इतना भरोसा था कि वो सब कुछ संभाल लेगा। रात 8 बजे सुमित की गाड़ी अपने घर के सामने रुकी। उसने गाड़ी का दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया और गेट की तरफ बढ़ा। गेट अंदर से बंद था। उसने ज़ोर ज़ोर से गेट पीटना शुरू कर दिया। पापा दरवाज़ा खोलो, मुझे पता है आप अंदर हैं। रोहन जो उस समय रसोई में खाना बना रहा था आवाज़ सुनकर बाहर आया। उसने जैसे ही गेट खोला तो सुमित ने उसे धक्का दे दिया। रोहन लड़खड़ाकर पीछे गिरा। सुमित सीधा अंदर बरामदे में घुस गया। रमेश जी अपनी आराम कुर्सी पर बैठे गीता पढ़ रहे थे। सुमित को देखकर उन्होंने नज़रें उठाई। उनकी आंखों में ना डर था और ना घबराहट। वो बिल्कुल शांत थे, जैसे उन्हें पता था कि ये तूफान आने वाला है। सुमित उनके सामने खड़ा हो गया और ज़ोर से चिल्लाकर कहा ये सब क्या है पापा? आपने वो नोटिस क्यों भेजा और ये सब किसके कहने पर किया? उस 2 कौड़ी के आदमी के कहने पर। उसने रोहन की तरफ उंगली उठाई। रमेश जी ने कहा आवाज़ नीची करो सुमित, ये तुम्हारा ऑफिस नहीं मेरा घर है। और हाँ, ये नोटिस मैंने भेजा है और ये मैंने किसी के कहने पर नहीं अपनी मर्जी से किया है। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं पापा? मैं आपका इकलौता बेटा हूँ। इस प्रॉपर्टी पर मेरा हक है। आपने इस वसीयत में लिखा है उस रोहन के नाम। सुमित ने रोहन का कॉलर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन रोहन पीछे हट गया। उसने कहा भैया मैंने कुछ नहीं किया, ये गुरुजी का फैसला है। रमेश जी ने सख्त आवाज़ में कहा सुमित रोहन को हाथ मत लगाना। इसने वही किया जो एक बेटे को करना चाहिए था, जो तुम नहीं कर पाए।
सुमित हंसा, एक बहुत तंज भरी हंसी। अच्छा, तो अब ये दुकानदार आपका बेटा हो गया है? इसने आपकी 2 दिन सेवा क्या की, आप पिघल गए? आपको पता भी है ये सब ड्रामा है, ये आपकी प्रॉपर्टी हड़प करने के लिए ये सब कर रहा है और आप इसकी बातों में आ गए। आप प्रैक्टिकल बनिए पापा, दुनिया भावनाओं से नहीं चलती। रमेश जी खड़े हो गए। उन्होंने सुमित की आंखों में आंखें डालकर कहा, सही कहा बेटा तुमने, दुनिया भावनाओं से नहीं चलती, लेकिन परिवार भावनाओं से ही चलता है। और रही बात प्रैक्टिकल होने की, तो मैंने वही किया जो तुमने मुझे सिखाया। जब मैं अस्पताल से आकर बिस्तर पर पड़ा था, तब तुम मुझसे वसीयत के कागज मांग रहे थे। तुम मेरी मौत का इंतजार कर रहे थे ताकि तुम्हें ये मकान मिल सके। उस दिन मैंने जान लिया कि मेरा बेटा मर चुका है। जो मेरे सामने खड़ा था वो सिर्फ एक व्यापारी था। सुमित थोड़ा झेंप गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि पापा ये बात मुंह पर बोल देंगे। बचाव करते हुए बोला, पापा आप गलत समझ रहे हैं, मैं तो बस भविष्य सिक्योर कर रहा था, आपके जाने के बाद चीज़ें उलझ ना जाएं, इसीलिए कह रहा था। रमेश जी ने हाथ उठाकर उसे चुप करवाया। मेरे जाने के बाद क्या होगा उसकी फिक्र तुम मत करो, मैंने अपना इंतजाम कर लिया है। ये घर अब ट्रस्ट के नाम है। मैंने एक ट्रस्ट बनवाया है जो इस शहर के गरीब और बेसहारा बुजुर्गों की मदद करेगा, और रोहन इस ट्रस्ट का मुखिया है। इस घर में ना तो तुम्हारा हक है और ना ही रोहन का। ये घर उन लोगों का होगा जिन्हें अपनों ने ठुकरा दिया है। सुमित को सदमा लगा। ट्रस्ट? आपने ये घर दान कर दिया? आप पागल हो गए हैं पापा, करोड़ों की ये प्रॉपर्टी है ये, और आप इसे ऐसे ही किसी ट्रस्ट को दे रहे हैं। मैं कोर्ट जाऊंगा, मैं साबित करूंगा कि आप मानसिक तौर पर ठीक नहीं हैं। तभी प्रिया ने भी आगे आकर कहा, हाँ पापा ये हमारे बेटे का हक है, आप अपने पोते का हक कैसे मार सकते हैं? रमेश जी ने प्रिया की तरफ देखा और कहा, पिछले 5 सालों में आरव ने कितनी बार अपने दादा से बात की है, कितनी बार तुम इसे यहाँ लेकर आए हो। हक रिश्तों से बनता है, खून से नहीं। जब रिश्ते ही नहीं रहे तो हक कैसा? और रही बात कोर्ट जाने की, तो शौक से जाओ, मैंने अपनी मेडिकल रिपोर्ट और मानसिक फिटनेस का सर्टिफिकेट भी दे दिया है, और रजिस्ट्रार के सामने वीडियो रिकॉर्डिंग भी हुई है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। सुमित मायूस होकर सोफे पर गिर गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही पापा हैं जो हमेशा उसकी हर बात मान लेते थे, जो उसकी एक आवाज़ पर दौड़े चले आते थे। आज वो इतने सख्त कैसे हो गए? उसका घमंड चूर चूर हो रहा था। उसने आखिरी दाम खेला। आवाज़ नरम करके कहा, पापा चलिए, मुझसे गलती हो गई, मैं काम में बिजी था इसीलिए ध्यान नहीं दे पाया, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप मुझे बेदखल कर देंगे। मैं आपका अपना बेटा हूँ, लोग क्या कहेंगे? समाज में आपकी क्या इज्जत रह जाएगी? रमेश जी ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में अब गुस्सा नहीं बल्कि रहम था। बोले, इज्जत तो उसी दिन खत्म हो गई थी जिस दिन एक बाप को अपने बेटे से प्यार की भीख मांगनी पड़ी थी, जिस दिन तुम्हारे पास मेरे लिए 2 मिनट का समय नहीं था। तुम कहते हो लोग क्या कहेंगे? लोग तो तब भी कह रहे थे जब मैं यहाँ अकेले तड़प रहा था और तुम विदेश घूम रहे थे। अब मुझे लोगों की परवाह नहीं है, मुझे अपने सुकून की परवाह है, और मेरा सुकून इस बात में है मेरी कमाई हुई दौलत किसी ऐसे के काम आए जिसे उसकी असल कदर हो। सुमित गुस्से में बोला, ठीक है, अगर आपको यही लगता है तो ठीक है, लेकिन याद रखना जब आप बीमार पड़ेंगे, आपको पैसों की ज़रूरत होगी, तो ये ट्रस्ट या रोहन काम नहीं आएगा, तब मेरे पास मत आना। रमेश जी मुस्कुराए, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी बेटा, मैंने अपनी पेंशन और बाकी बचत भी ट्रस्ट में डाल दी है, वहाँ मेरी सेवा भी होगी और इज्जत भी। वैसे भी जिस बेटे ने अस्पताल में बाप को छोड़कर जाने की जिद की हो, उससे उम्मीद रखना ही बेवकूफ़ी है। सुमित को लगा अब यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो हार चुका था। उसने प्रिया का हाथ पकड़ा और कहा, चलो यहाँ से इस आदमी को अपने हाल पर छोड़ दो, इन्हें लगता है कि ये पैसे दान करके महान बन जाएंगे। चलिए देखते हैं कितने दिन चलता है इनका ये ट्रस्ट। सुमित पैर पटकते हुए बाहर निकला। प्रिया ने भी एक बार नफरत भरी नज़रों से घर को देखा और चली गई।
गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज़ आई और फिर सन्नाटा छा गया। रमेश जी अपनी जगह पर वैसे ही खड़े रहे। रोहन उनके पास आया और बोला, गुरुजी आप ठीक हैं? रमेश जी ने रोहन को देखा। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। ये आंसू दुख के नहीं थे, ये उस बोझ के उतर जाने के थे जो वो सालों से ढो रहे थे। बोले, हाँ रोहन मैं ठीक हूँ। आज मैंने अपने आंसुओं का पहला हिसाब कर दिया, लेकिन असली हिसाब तो अभी बाकी है। सुमित को अभी समझ नहीं आया कि उसने क्या खोया है। उसे लगेगा कि उसने सिर्फ एक मकान खोया है, लेकिन समय उसे बताएगा कि उसने क्या खोया है। उधर सुमित को भी समझ नहीं आ रहा था कि जिस पापा को वो इतना कमज़ोर समझता था, उसने इतनी मजबूत कानूनी तैयारी कैसे कर ली। लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता था। सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि उसने इस प्रॉपर्टी के भरोसे कई बिजनेस जिम्मेदारियां ले रखी थी। उसे लगा था कि वहां से मोटा पैसा मिलेगा, जिससे वो अपने कुछ पुराने कर्ज उतार देगा और नई कार की किस्त भी भर देगा। अब वो सारा बोझ उसके सिर पर आ गिरा था। कुछ महीने इसी तनाव में गुजर गए। उसका पूरा ध्यान प्रॉपर्टी के मसले और पैसों के खिंचाव में लगा था, जिसकी वजह से उसका काम पर फोकस हट गया था। वो ऑफिस में चिड़चिड़ा रहने लगा। अपनी टीम पर बेवजह चिल्लाना उसकी आदत बन गई थी। जिस प्रमोशन की उसे उम्मीद थी, कंपनी ने उसे होल्ड पर डाल दिया और फिर एक दिन वो हुआ जिसका उसने सोचा भी नहीं था। कंपनी का एक ग्लोबल ऑडिट हुआ। इसमें सुमित के डिपार्टमेंट में कई खामियां पाई गईं। मैनेजमेंट ने इसे गंभीरता से लिया। अगले दिन सुमित ऑफिस पहुंचा तो उसे HR हेड के कैबिन में बुलाया गया। वहां का माहौल बहुत सख्त था। HR ने उसे एक लिफाफा थमाया। ये टर्मिनेशन लेटर नहीं था, लेकिन इससे भी बुरा था। उसे पद से हटा दिया गया था और उसकी सैलरी आधी कर दी गई थी। साथ में वार्निंग दी कि अगर अगले 3 महीने में परफॉर्मेंस बेहतर नहीं हुई तो नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। ये उसके लिए बहुत बड़ा सदमा था। उसकी ऊंची हैसियत मोटी सैलरी पर टिकी थी। अब जब सैलरी आधी हो गई तो उसके लिए घर की किस्त, बच्चे की फीस का खर्चा उठाना नामुमकिन सा हो गया था। सुमित जब शाम घर पहुंचा तो वो पूरी तरह टूट चुका था। उसने प्रिया को सब बताया। उसे उम्मीद थी कि प्रिया सहारा देगी और कहेगी, कोई बात नहीं, हम मिलकर संभाल लेंगे। लेकिन प्रिया का रिएक्शन बिल्कुल उल्टा था। वो भड़क गई, तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? तुम्हें पता है हमारे खर्च कितने ज़्यादा हैं? अब हम आरव की फीस कैसे भरेंगे? मेरी पार्टिस का क्या होगा? हम अगले महीने तुर्की जाने वाले थे, उसका क्या होगा? तुमने अपने घमंड के चक्कर में सब बर्बाद कर दिया। पहले वो प्रॉपर्टी खोई और अब नौकरी भी खतरे में डाल दी। तुम एक नंबर के नाकाम आदमी हो। नाकाम, ये शब्द सुमित के दिल में तीर की तरह चुभे। जिस पत्नी के लिए उसने अपने बाप को छोड़ दिया था, आज वही पत्नी उसे नाकाम कह रही थी। दिन ब दिन सुमित की हालत बिगड़ती गई। एक दिन तनाव की वजह से उसे ऑफिस में चक्कर आ गया। साथियों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। जब उसकी आंख खुली तो प्रिया उसके पास बैठी थी, लेकिन उसके चेहरे पर फिक्र से ज़्यादा गुस्सा था। बोली, डॉक्टर ने कहा है तुम्हें आराम की ज़रूरत है, लेकिन आराम करोगे कैसे? घर की किस्त बाउंस हो गई है। बैंक वाले फ़ोन कर रहे हैं, कह रहे हैं अगले हफ्ते तक पैसे नहीं दिए तो घर सील करने का नोटिस भेज देंगे। सुमित ने बंद आंखों से आंसू की एक बूंद गिरते हुए महसूस की, क्योंकि आज वो अपनी ही जिंदगी का गुलाम बन चुका था। अगले दिन जब वो डिस्चार्ज लेकर घर आया तो उसे लगा ये घर उसे खाने को दौड़ रहा है। दीवारों पर लगी महंगी पेंटिंग्स उसे मुंह चिढ़ा रही थी। उसे एहसास हुआ कि ये 4 दीवारी घर नहीं है, ये तो सिर्फ ईंट और पत्थर का ढांचा है। घर तो वो था जिसे उसने गांव में छोड़ दिया था। वो घर यहाँ दीवारों से सीलन की महक आती थी, लेकिन रिश्तों की गर्माहट भी थी। जहाँ फर्श कच्चा था लेकिन लोगों के दिल पक्के थे। आज उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। उसने फैसला किया, अब बहुत हो गया, मुझे अपने गुनाहों का पश्चाताप करना होगा। लेकिन क्या अब बहुत देर नहीं हो गई? क्या पापा उसे माफ़ कर देंगे? उस रात सुमित ने अपना घमंड पूरी तरह छोड़ दिया और अगले दिन सुबह होते ही अपने गांव की तरफ निकल गया।
रास्ते भर उसे लग रहा था, क्या मैं पापा के उन आंसुओं का हिसाब चुका पाऊंगा जो मेरी वजह से बहे थे। जब वो गांव पहुंचा तो शाम हो चुकी थी। कस्बे की गलियां वही थीं, लेकिन सुमित की नजरें बदल गई थी। आज उसे वो गंदगी और कीचड़ नहीं लग रहा था, बल्कि उसे अपनापन दिख रहा था। वो डरते डरते अपने घर की तरफ बढ़ा। डर था कि कहीं पापा उसे धक्के मारकर घर से ना निकाल दें। जैसे ही वो घर के पास पहुंचा तो अंदर से भजन की आवाज सुनाई दी। भजन हो रहा था, गेट खुला था। सुमित ने अंदर कदम रखा तो सामने का नजारा देखकर वो ठिठक गया। आंगन में करीब 50 लोग बैठे थे। सुमित कोने में खड़ा हो गया। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि आगे बढ़े, लेकिन फिर भी उसने आवाज लगाई, पापा। सबकी नजर दरवाजे की तरफ घूमी। रमेश जी ने चश्मा ठीक करते हुए देखा। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। सुमित की नजरें झुकी हुई थी। वो मुजरिम की तरह खड़ा था। वो धीरे धीरे चलकर रमेश जी के पास आया और उनके पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। पापा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत गलत किया। मैं अंधा हो गया था। मुझे अपने कर्मों की सजा मिल गई है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। बस एक मौका दे दीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। रमेश जी ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, कुछ रिश्ते समय रहते संभाल लिए जाएं तो अच्छे लगते हैं। जब अपनों का दिल टूट जाता है तब माफी भी उस दुख को वापस नहीं ला सकती। आज तू पछता रहा है, लेकिन उस दिन तूने एक बार भी ये नहीं सोचा कि एक बूढ़े बाप को बेसहारा छोड़ रहा है। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, मैं तुझे बद्दुआ नहीं दूंगा, लेकिन अब मेरे दिल में तेरे लिए कोई जगह नहीं बची। तू जा सकता है। ये सुनते ही सुमित के आंसू और तेज बहने लगे। वो कुछ पल वहीं बैठा रहा, शायद उम्मीद कर रहा था कि पापा उसे रोक लेंगे, लेकिन रमेश जी चुपचाप भजन में बैठ गए। सुमित धीरे धीरे उठा। एक बार फिर अपने घर को देखा, उस आंगन को देखा जहां उसने अपना बचपन गुजारा था, और फिर भारी कदमों से बाहर की तरफ चल पड़ा। उस दिन पहली बार उसे समझ आया कि कुछ फैसले जिंदगी बदल देते हैं और कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनकी माफ़ी भी नहीं मिलती। सुमित उस दिन घर से निकला तो उसके पास कुछ नहीं बचा था, ना इज्जत, ना नौकरी, ना घर। रात भर वो स्टेशन पर बैठा रहा। उसकी आंखों के सामने सिर्फ पापा का वो आखिरी वाक्य घूम रहा था, अब मेरे दिल में तेरे लिए कोई जगह नहीं बची। उसे समझ आया कि पैसा सब कुछ नहीं होता। रिश्ते टूट जाएं तो करोड़ों की प्रॉपर्टी भी मिट्टी लगती है। उधर आगरा में रमेश जी ने रमेश सेवा ट्रस्ट शुरू कर दिया। रोहन ने दिन रात मेहनत करके उस पुरानी हवेली को बुजुर्गों का आश्रम बना दिया, जिनके बेटे बेटियां उन्हें छोड़ गए थे। ऐसे 20 बुजुर्ग वहां रहने आए। रमेश जी रोज सुबह सबके साथ चाय पीते, गीता पढ़ते और सबको अपना परिवार मानते। गांव वाले कहते, रमेश जी आपने हार कर भी जीत ली। 6 महीने बीत गए। सुमित ने छोटी मोटी नौकरी पकड़ी। जयपुर में एक कमरे में किराए पर रहने लगा। प्रिया भी उसे छोड़कर अपने मायके चली गई थी। वो कहती थी, तुमसे अब मेरा फ्यूचर सिक्योर नहीं है। सुमित ने आरव से मिलने की बहुत कोशिश की, पर प्रिया ने मिलने नहीं दिया। उस रात सुमित बहुत रोया। उसे एहसास हुआ कि उसने क्या खोया है। एक दिन रोहन का फोन आया, सुमित भैया, गुरुजी की तबीयत फिर खराब है। डॉक्टर ने कहा है हार्ट कमजोर है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। सुमित का दिल बैठ गया। उसने तुरंत बस पकड़ी और आगरा पहुंचा। इस बार वो खाली हाथ नहीं था। हाथ में गीता और पापा की पसंदीदा मिठाई थी। आश्रम के गेट पर उसने देखा, पापा व्हीलचेयर पर बैठे बुजुर्गों को कहानी सुना रहे थे। चेहरे पर वही शांति थी, पर शरीर कमजोर हो गया था। सुमित को देखकर सब चुप हो गए। रमेश जी ने धीरे से आंखें खोली। सुमित उनके पैरों में गिर पड़ा। पापा, मैं आ गया, मुझे माफ कर दीजिए। मैं सब छोड़कर आया हूँ, अब आपकी सेवा करूँगा। रमेश जी ने कांपते हाथ से उसका सिर सहलाया। बेटा, देर कर दी तूने, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझसे सेवा नहीं होगी। नहीं पापा, अब मैं करूँगा, आप मुझे एक मौका दीजिए। रमेश जी की आंखों में आंसू आ गए। बोले, सुमित, मैं तुमसे नफरत नहीं करता, बस उम्मीदें मर गई हैं। तू यहाँ रुक सकता है, इन बुजुर्गों की सेवा कर, शायद इससे तेरे पाप धुल जाएं।
सुमित उसी दिन से आश्रम में रुक गया। सुबह 4 बजे उठकर सबके लिए चाय बनाता, दवाई देता, पैर दबाता। गाँव वाले हैरान थे, ये वही सुमित है जो लाखों उड़ाता था। रोहन ने एक दिन उससे कहा, भैया गुरुजी ने कहा है कि मरने के बाद उनका अंतिम संस्कार तुम करोगे। ये सुनकर सुमित फूट फूट कर रोया। रोहन, मैं इस लायक नहीं हूँ। रोहन बोला, गुरुजी कहते हैं बेटा गलत हो सकता है पर बाप का दिल कभी गलत नहीं होता। 2 महीने बाद एक रात रमेश जी ने सुमित का हाथ पकड़ा। बेटा ट्रस्ट के कागज संभाल लेना, ये घर अब इन बुजुर्गों का है, तो इसे बेचना मत। सुमित रोते हुए बोला, पापा आप मत जाइए। रमेश जी मुस्कुराए, मैं जा रहा हूँ उस दुनिया में जहाँ तेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है, तू चिंता मत कर। उसी रात रमेश जी शांत होकर भगवान के पास चले गए। अंतिम संस्कार में पूरा गांव आया। सुमित ने मुख अग्नि दी, रोते रोते बस एक ही बात कह रहा था, पापा मुझे माफ़ कर दो। 13वीं के दिन सुमित ने ऐलान किया, ये आश्रम अब से मेरा घर है, मैं यही रहूँगा और इन बुजुर्गों की सेवा करूँगा। आज 2 साल हो गए सुमित आश्रम चलाता है, रमेश सेवा सदन के नाम से। उसकी सैलरी नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है, पर चेहरे पर सुकून है। आरव हर महीने दादाजी की तस्वीर पर फूल चढ़ाने आता है। प्रिया भी अब कभी कभी आ जाती है। लोग पूछते हैं, सुमित तुझे अफसोस नहीं होता? सुमित हंसकर कहता है, अफसोस उस दिन होता था जब मेरे पास सब कुछ था पर अपनों के लिए समय नहीं था। आज मेरे पास कुछ नहीं है पर दिल में शांति है। पापा ने मुझे सिखा दिया है कि असली कमाई दौलत नहीं, दुआएं होती हैं। माँ बाप बूढ़े पेड़ की तरह होते हैं, जब तक वो रहते हैं छाया देते हैं, जब चले जाते हैं तो पता चलता है कि धूप कितनी तेज थी। वक्त रहते कदर कर लीजिए वरना पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। दोस्तों, दुनिया में हर गलती की माफ़ी मिल सकती है लेकिन माँ बाप के दिल पर लगी चोट का दुख कभी माफ़ नहीं हो सकता। इसीलिए समय रहते अपने माँ बाप की कदर करें, क्योंकि जब वो चले जाते हैं तो दुनिया की कोई दौलत माँ बाप की कमी पूरी नहीं कर सकती। सो दोस्तों, ये थी आज की इमोशनल कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।